हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। और दोस्तों, हम जैसे कि हिंदी क्लास में हम लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं और आज हम हिंदी में समास पढ़ेंगे। दोस्तों, बात समास की करें तो समास में हम आज पढ़ेंगे। समास को बेहद अच्छे तरीके से हम आपको बताने वाले हैं और सरल से सरल तरीका आपको समास में आज बताया जाएगा। दोस्तों, समास की बात करें तो समास हमारे 6 माने जाते हैं, जो अब के टाइम में हमारे समास हैं 6 हैं। पहले के व्याकरणाचार्य जो थे उन्होंने समास का 4 पार्ट बताया था, जिसमें से दोस्तों कर्म तत्पुरुष को तत्पुरुष समास में उन्होंने 2 पार्ट एक्स्ट्रा रखे थे, जिसको जैसे कि कर्मधारय और दिगु तत्पुरुष में रख दिया गया था। और जो आधुनिक व्याकरणाचार्य हैं वही उन तत्पुरुष को उन 2 पार्ट मतलब तत्पुरुष समास से दिगु और कर्मधारय को बाहर निकाल के 6 पार्ट समास बताया। तो दोस्तों, आज हम समास पढ़ेंगे। इसमें 6 पार्ट जो है समास के, ये 6 के 6 हम पढ़ेंगे। तो यहाँ से बात करते हैं दोस्तों, हम पहले बात करते हैं पहले समास की, तो द्वंद्व समास। अब दोस्तों यहाँ पे द्वंद्व समास में देखते हैं, और उससे पहले हम ये देख लेते हैं समास है क्या। समास का मतलब दोस्तों होता है संक्षेपीकरण। समास का मतलब संक्षेपीकरण। संक्षेपीकरण का मतलब होता है घटाना या कम करना। जैसे कि कोई वर्ड दिया है, उसको हम कम से कम कितना कर सकते हैं, वही है हमारा संक्षेपीकरण। करना या कम करना, या उसी को हम समास कहते हैं। जैसे कि हम आपको बताएं कि जैसे दोस्तों की राजपुत्र है, राजपुत्र। अब ये हमारा संक्षेपीकरण है। इसको हमको विस्तृत करेंगे जब, इसका बड़ा रूप जब निकालेंगे। राजपुत्र का मतलब राजा का पुत्र। ठीक है दोस्तों, तो राजा का पुत्र ये हमारा कुछ लॉन्ग हो गया। इसको हम जब संक्षिप्त कर लेंगे तो ये हमारा बन जाएगा राजपुत्र। यही है समास। समास का मतलब संक्षेपीकरण, मतलब कम करना। किसी बड़े से बड़े वर्ड को जो कई मतलब कि थोड़ा विस्तृत लिखा रहे, उसको हमको छोटा करके दिखाना ही समास है। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ से समास को अच्छे तरीके से समझ गए तो वही देता है कि अर्थात 2 पदों का ऐसा योग, ऐसा संक्षिप्त रूप, ठीक है दोस्तों, या योग भी कह सकते हैं, ऐसा संक्षिप्त रूप जो पद के समान अर्थ धारण करे, वही है समास। ठीक है दोस्तों, तो मतलब कि 2 शब्दों का ऐसा योग जो पद के समान ही रूप धारण करे, उसी को हम समास कहते हैं। जैसे राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा ही राजपुत्री मतलब राजा की पुत्री। तो ऐसे ऐसे जो एग्जाम्पल बनते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से ये चीज़ें आपको कंफर्म हो गई कि समास है क्या। अब हम देखते हैं समास के पार्ट कितने हैं। समास के जैसे कि हमने बताया कि समास के 6 पार्ट हैं। 6 पार्टों में हम पहला पार्ट देखते हैं, तो वहाँ हमारा पहला पार्ट क्या आता है, द्वंद्व समास। ठीक है दोस्तों, द्वंद्व की बात करें तो द्वंद्व समास हमने हमेशा पढ़ा है, पहला पद प्रधान, दूसरा पद प्रधान। तो हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा प्रधान कौन सा अप्रधान, तो इसमें हम बराबर कंफ्यूज होते रहते हैं। तो दोस्तों, हम यहाँ से आपका कंफ्यूजन एकदम क्लियर कर देंगे कि आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ से जैसे कि द्वंद्व की बात करते हैं हम, तो द्वंद्व हमारा, द्वंद्व में क्या है, 2 दा है, ये भी उतना मायने रखता है, ये भी उतना मायने रखता है। ठीक है दोस्तों, द्वंद्व का मतलब 2 दा है, ये भी उतने मायने रखता है, ये भी। तो यहाँ पे देखें तो 2 दा है, अगर जितनी पदवी इसको दी जाती है उतनी इसको भी मिलनी चाहिए, नहीं तो ये भी नाराज हो सकते हैं। भाई, दोनों का मान सम्मान बराबर है। मान लीजिए आप 2 भाई हैं और दोनों लोग सेम हैं, मतलब कि पद में भी एक आप अच्छी नौकरी करते हैं, अच्छा पद पा गए हैं, तो भाई दोनों का मान सम्मान बराबर नहीं होगा। तो कहा ये हो, छोट बड़े के आधार पे तो हो सकता है कि आपका, लेकिन आप जब यहाँ पे इक्वल हैं तब आपको भाई मान सम्मान बराबर नहीं मिलेगा, तो एक को दुख होगा। तो यही चीज़ यहाँ से द्वंद्व से हम ये अर्थ निकाल सकते हैं कि द्वंद्व में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों हमारे प्रधान होते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ से मतलब पूर्व पद भी प्रधान और उत्तर पद भी। पूर्व पद का मतलब पहला पद, उत्तर पद का मतलब बाद का दूसरा पद। तो दोनों पद हमारे यहाँ से क्या हो गए, दोनों प्रधान है। तो यहाँ से द्वंद्व में सिंपल सी बात है दोस्तों, आपको इतना ध्यान देना है स्पष्ट रूप से कि द्वंद्व में 2 दा हैं, दोनों इक्वल हैं, तो दोनों दा का मतलब
जो कुछ होगा दोनों समान होगा। मतलब पहला पद भी प्रधान है और दूसरा पद, मतलब पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान होंगे। किस समास में? द्वंद्व समास में। ये कंडीशन सिर्फ एक ही समास में आती है, वो है द्वंद्व समास में, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है दोस्तों। और इसमें बात करें, एक आइडेंटिटी इसकी एक और भी है। इसकी आइडेंटिटी दूसरी क्या है? इसमें योजक चिन्ह। योजक चिन्ह का मतलब ये योजक चिन्ह ये भी आपका होता है, और अथवा या एवं ये भी योजक में ही आपके माने जाते हैं। अब यहां से एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, तो एग्जाम्पल की बात करते हैं तो दोस्तों एग्जाम्पल से हमारा इसमें क्या बनता है? जैसे माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, दादा दादी, ये आपके इसी में आते हैं। ठीक है दोस्तों। जैसे बहन भाई या भाई बहन, कुछ भी आप कर सकते हैं। भाई बहन, दाल भात, चाचा चाची, दादा दादी। ठीक है दोस्तों। दाल भात, इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल है। दाल भात, चाचा चाची, मामा मामी, भाई बहन, माता पिता। ठीक है दोस्तों। तो जितना आप कर सकते हैं, लेकिन आपका कन्फ्यूजन कहाँ से बनता है वो हमें पकड़ना है। आप कन्फ्यूज कहाँ से होते हैं वो हमको बताना है। ये सारे एग्जाम्पल तो आप बार बार देखते आते होंगे और पढ़ते भी होंगे, लेकिन आप कन्फ्यूज कहाँ होते हैं हमें वो चीज़ें बतानी है आपको। तो दोस्तों यहाँ से बात करते हैं हम, आपको दिक्कत कहाँ पर होती है। आप जैसे कि देखते हैं योजक चिन्ह होना चाहिए। सेम वर्ड भाई बहन, माता पिता, उसमें योजक चिन्ह लगना चाहिए। भाई बहन में योजक चिन्ह, जैसे भाई और बहन, माता और पिता। ठीक है, और का, अथवा का, या का। लेकिन आपको अगर दे दिया जाए, अभी एक एग्जांपल हम देते हैं आपको, आप बताइए इसको कैसे करेंगे। जैसे धर्मा धर्म। ठीक है दोस्तों। अब धर्मा धर्म ये आपका आ गया, तो इसमें आप योजक चिन्ह कहाँ ढूंढेंगे, कैसे करेंगे, इसको कैसे बता सकते हैं कि ये कौन सा समास है। ठीक है दोस्तों। तो कुछ नहीं करना है, सिंपल सा तरीका आपको अपनाना है। जैसे धर्मा धर्म है, तो इसको पहले अलग अलग कर दीजिए। धर्म और अधर्म। ठीक है, या धर्म और अधर्म को जोड़ेंगे तब आपका क्या बनेगा? धर्माधर्म। कन्फ्यूजन दूर हुआ दोस्तों। बस इसी तरीके से आपको कन्फ्यूज करने के लिए कुछ एग्जाम में इस टाइप के एग्जाम्पल दिए जाएंगे, जहां से आप कन्फ्यूज होंगे। आपका सरल वाला एग्जाम्पल तो आएगा, आप अच्छी तरीके से समझ आएंगे, लेकिन कहां से आपका कन्फ्यूजन क्रिएट होगा वो चीज़ें ध्यान देनी है। यहां से दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो दूसरे एग्जाम्पल में हम आपको बताते हैं एक एग्जाम्पल दोस्तों, जैसे कि पापा पाप। आप इसको कैसे बताएंगे? पापा पाप। अब यहां पे भी आप वही ढूंढेंगे, योजक चिन्ह होना चाहिए और अथवा ये होना चाहिए, तो आपको मिलेगा वो, लेकिन थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा। आपको यहां सीधा तोड़ना है, पाप प्लस अपाप। अब पाप और अपाप कह सकते हैं, पाप अथवा अपाप कह सकते हैं, कुछ भी आप लगाइए, योजक चिन्ह आपको मिलेगा। लेकिन हाँ, उसके लिए आपको तोड़ना पड़ेगा। यहीं पे आपका कंफ्यूजन क्रिएट होता है, यहीं से आप एग्जाम में मार खाते हैं। तो दोस्तों ऐसे एग्जाम्पल जरूर सॉल्व कीजिए, और एग्जाम्पल आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे। हमने आपको यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया है ये भी आपके बिल्कुल एग्जाम में फंसाने वाले एग्जाम्पल हैं, तो इसको ध्यान में रखते हुए ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो हम अगले एग्जाम्पल की, अगला समास की बात करते हैं। तो अगला समास आपका आएगा द्विगु समास। इसमें क्या होता है? अब द्विगु समास की बात आए, यहाँ पे भी एक द है और ये है, दोनों अलग अलग हैं। यहाँ पे ये कंडीशन आएगी नहीं कि हमारा दो अक्षर सेम मिल जाए तो हमने दोनों पद प्रधान। तो ठीक है, द्विगु यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे द्विगु का मतलब जहाँ से जो पहला पद है वो हमारा संख्यावाची होगा। जैसे 1 2 3 4 ये हमारी संख्यावाची होते हैं, संख्यावाची से। और उत्तर पद की बात करें तो वो दूसरा पद जो हमारा होगा प्रधान होगा। तो मतलब यहाँ से अगर बात करें तो पहले पद की तो वो संख्यावाची होगा, दूसरे पद की बात करें तो वो प्रधान होगा। चूंकि पहला तो संख्यावाची निकल गया, अब दूसरे में आते हैं तो दूसरा है तो प्रधान या अप्रधान, लेकिन अप्रधान नहीं हो सकता, इसीलिए आपका दूसरा जो पद उत्तर पद होगा वो प्रधान होगा। इसमें एग्जाम्पल की बात करें दोस्तों तो इसमें एग्जाम्पल जितने भी आएंगे आपको आपके संख्या टाइप के रहेंगे। जैसे तिराहा, चौराहा, चतुरानन, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल जो आएंगे, पंचवटी, नवग्रह, नवरात्रि, ऐसे जो एग्जाम्पल आएंगे मतलब काउंट
काउंटेबल जो एग्जाम्पल आएंगे वो आपके द्विगु समास में आएंगे दोस्तों। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे पंचवटी, पंचवटी आ गया आपका, चौराहा हो गया, चौराहा हो गया, और दुपट्टा आपका, ठीक है दोस्तों। ऐसे ऐसे जो एग्जाम्पल आएंगे ये आपके किस में आएंगे, नवग्रह हो गया, नवरात्रि हो गया, ये आपके किस में आते हैं, द्विगु समास में। ठीक है दोस्तों, द्विगु समास से मिलता ही आपका एक दूसरा समास है जिसको हम यहीं पे आपको दिखाएंगे। द्विगु समास के बाद जो समास आता है बहुव्रीहि। बहुव्रीहि इसलिए द्विगु के बाद ही बताना चाहते हैं, जिसमें से आप आगे पीछे कोई कर सकते हैं, कोई ये नहीं है कि आप सीरियल से रखें, लेकिन द्विगु के बाद हम बहुव्रीहि आपको इसलिए बताना चाहते हैं क्योंकि द्विगु और बहुव्रीहि में काफ़ी मेल जोल है, काफ़ी मिलते जुलते हैं। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे एक चीज़ और आपको बताएंगे आगे चल के कि द्विगु में और बहुव्रीहि में मिलता जुलता है, क्या मिलता है ये दोस्तों हम आपको बताते हैं। इसीलिए हम आपको अगला जो समास आपका है वो आपका बहुव्रीहि समास है। ठीक है दोस्तों, बहुव्रीहि की बात कर लेते हैं। हाँ दोस्तों, तो हम बात करते हैं बहुव्रीहि समास की। ठीक है दोस्तों, बहुव्रीहि हमारा तीसरा नंबर और चौथा नंबर। हाँ तो दोस्तों, हम अभी इसके पहले पढ़े थे, जैसे कि इसके पहले हमने द्विगु, द्वंद्व और द्विगु पढ़ लिया है। तो हम आपको बताना चाहते थे कि द्विगु में और बहुव्रीहि में कुछ समानता है, तो वो समानता आपको नजर आ रही होगी। जैसे कि हमने द्विगु में क्या पढ़ा था, द्विगु में क्या ये पढ़ा था कि उसका पहला शब्द जो है संख्यावाची होता है। ठीक है दोस्तों, पहला पद जो है वो संख्यावाची और दूसरा प्रधान। ठीक है, अब यहाँ पे भी हमको ये चीज़ें देखने को मिलेगी। यहाँ पे जो है इसमें भी वही चीज़ें हैं, इसमें पहला शब्द संख्यावाची। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे पहला शब्द संख्यावाची और पहला पद संख्यावाची, और जो दूसरा दो मतलब कि उसके बाद पहला पद जो है आपका संख्यावाची है और उसके बाद जो दो पद मिलते हैं वो मिलकर कोई तीसरा अर्थ दें। ठीक है दोस्तों, जब कोई तीसरा अर्थ देते हैं वही आपका क्या है, बहुव्रीहि समास है। ठीक है, इसमें दोनों पद जो हैं अप्रधान होते हैं, तीसरा जो मिलने वाला है वही प्रधान होता है। मतलब यहां से ये आपका क्लियर हो गया कि पूर्व पद उत्तर पद, इनके दोनों के मिलने से जो तीसरे पद की प्राप्ति होती है, जो तीसरा पद होता है, तीसरा पद वही दोस्तों प्रधान पद होता है। तीसरा पद जो है वही प्रधान होता है। क्या है, तीसरा पद जो है वही प्रधान होता है। मतलब यहाँ पे क्या होता है, अब ध्यान से आप लोग समझिए एक सरल भाषा में, जैसे कि बहुव्रीहि समास में ये चीज़ें होती हैं, पहला पद संख्यावाची प्लस विशेषण और दूसरा पद। ठीक है दोस्तों, दूसरा पद जो इन दोनों के मिलने से जो तीसरे अर्थ की प्राप्ति होती है वही हमारा क्या है, बहुव्रीहि समास है। और ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि पहला और दूसरे के मिलने से जो हमारे दिमाग में तीसरे मतलब कि अर्थ का जो फिगर या चित्र या फोटो जो बनता है वही बहुव्रीहि समास है। बहुव्रीहि समास में सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि जिसका जो समास इसमें जो तीसरा अर्थ मिलता है उसमें आपको किसी ना किसी टाइप का फिगर, किसी ना किसी टाइप का फोटो जरूर दिमाग में आएगा। जैसे अगर बात की जाए यहाँ पे, अगर बहुव्रीहि समास में कोई जब वो दिया जाता है, जैसे कि अभी बात करें चतुरानन, दशानन, अगर हमें दिमाग में ये चीज़ें आती हैं कि दशानन, तुरंत दिमाग में फिगर बनता है दशानन अर्थात रावण। ठीक है दोस्तों, त्रिनेत्र, त्रिनेत्र का मतलब तीन आँखों वाला अर्थात शिव मतलब शंकर जी। तुरंत दिमाग में उनका कहीं ना कहीं अगर हम फोटो देखे हैं या सीरियल में उनको देखे हैं तो तुरंत हमारे दिमाग में उनका फिगर या उनका चित्र बनता है। वही है
वही बहुव्रीहि समास है आपका। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे तीसरा अर्थ प्रधान होता है, वही बहुव्रीहि समास है। जैसे कि एग्जाम्पल हम देख लेंगे तब और क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल में दोस्तों जैसे कि त्रिनेत्र, त्रिनेत्र, ठीक है दोस्तों, चतुरानन, ठीक है दोस्तों, चतुरानन, ये क्या है हमारा, दशानन, ये सब हमारे किस में आते हैं, बहुव्रीहि में आते हैं। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात जो है ये भी आप जान लीजिए, इसमें ये भी होता है कि जैसे कि संख्या 31, 21, 51, 61, 71, 81, 91, ये सारे आपके जो संख्या वाले हैं ये सारे किस में आपके आते हैं, बहुव्रीहि में आते हैं। लेकिन हाँ दोस्तों, अब बहुव्रीहि में कुछ और आपके हैं, जैसे कि अगर दिया जाए पीतांबर, नीलकंठ, अब ये पीतांबर हो गया, नीलकंठ हो गया, ये आपके कर्मधारय में भी आते हैं, लेकिन यहाँ पे कर्मधारय से पहले आपका बहुव्रीहि समास होता है। समझ लीजिए कि बहुव्रीहि समास जब आपके एग्जाम में आता है तो वो पूरी तरीके से हावी हो जाता है। इसका मतलब ये है कि बहुव्रीहि समास आपका बड़ा समास है। अगर एग्जाम में आपके पीतांबर या नीलकंठ ऐसे करके एग्जाम्पल रहे और वहाँ पे बहुव्रीहि रहे और कर्मधारय रहे, तब आपको बहुव्रीहि आपका आंसर, सही आंसर आपका बहुव्रीहि होगा। लेकिन अगर बहुव्रीहि नहीं है तो आप कर्मधारय भी कर सकते हैं। यही आपका मेन अंतर है इसमें। ठीक है दोस्तों, अगले समास की ये चीज़ें आपको ध्यान में रखने वाली बात है, इसको आप ध्यान रखिएगा। और इसमें एक चीज़ ये देखा जाता है बहुव्रीहि, ठीक है दोस्तों, अब मान लीजिए हाँ यही चीज़ें थी आपकी जो खास चीज़ें थी, हमने आपको बहुव्रीहि में बता दिया। अब कर्मधारय की बात करते हैं। कर्मधारय में आप देखेंगे कर्मधारय समास में इसमें एक पद आपका विशेषण और दूसरा पद विशेष। अब विशेषण और विशेष मतलब संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यही है आपका क्या है, एक पद विशेषण और दूसरा पद विशेष, ये चीज़ें। पहली बात तो ये ध्यान देने वाली बात जो है, आप इतना ध्यान दीजिए कि इसमें विशेषण और विशेष ये दोनों होते हैं। अब दोस्तों ये विशेषण क्या है, पहले ये आपको कंफर्म होना चाहिए। विशेषण मतलब संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताए वही है आपका विशेषण। ठीक है दोस्तों, अब विशेष क्या है, मतलब विशेष आपका वो है जो विशेषता मतलब जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो आपका विशेष से माना जाता है। ये आपका विशेष है। ठीक है दोस्तों, मतलब जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो आपका विशेष है। अब यहाँ पे पूर्व पद और उत्तर पद की बात करें तो पूर्व पद आपका अप्रधान है और उत्तर पद आपका प्रधान है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से हम आपको क्लियर कर देंगे कि आपका द्विगु, कर्मधारय और तत्पुरुष, ये तीन समास ऐसे हैं जिसमें लास्ट पद मतलब उत्तर पद प्रधान है और शुरू के पद जैसे कि द्विगु में संख्यावाची, ठीक है, कर्मधारय में मतलब कि अप्रधान है। अब आगे तत्पुरुष हम पढ़ेंगे तो उसमें आपको बताएंगे तत्पुरुष का क्या है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें सिंपल सी बात है कि तीन समास जो हैं द्विगु, कर्मधारय और तत्पुरुष, इसमें आपके उत्तर पद प्रधान है। ठीक है दोस्तों, और अब बात करते हैं कर्मधारय में। कर्मधारय में हमने आपको विशेषण विशेष बता दिया। विशेषण वो है आपका जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए, वही आपका विशेषण है। अब यहाँ पे जैसे कि एग्जाम्पल से आपका कंफर्म हो जाएगा कि होने क्या कह रहा है। एग्जाम्पल आपका देखेंगे जैसे कि आपका एग्जाम्पल में महादेव दोस्तों, महादेव। अब इसमें विशेषण विशेष क्या आपको नजर आए, महादेव मतलब देवों के देव महादेव है ना, आपकी विशेषता बता रहा है ना कि देवों के देव अर्थात महादेव। ठीक है दोस्तों, यही चीज इसमें मतलब कि सिर्फ ये चीज देखना है कि इसमें विशेषण और विशेष होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब जैसे कि पीतांबर आपका, पीतांबर, नीलकंठ मतलब नीला है जिसका कंठ। अब यहाँ पे भी ये एग्जाम्पल आपने अभी कुछ देर पहले देखा होगा कहीं और पे,
जैसे कि बहुव्रीहि में आपने देखा था, और हमने आपको बताया था कि बहुव्रीहि और कर्मधारय में यही चीज समाज देखने को मिलेगा कि अगर जहाँ पे ये एग्जाम्पल रहे, पीताम्बर हो गया, नीलकंठ हो गया, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल जहाँ पे आपको मिलेंगे, अगर वहाँ पे आप वहाँ पे भी आपको ये एग्जाम्पल बहुव्रीहि में भी आपको मिलेंगे। लेकिन बात यह है कि आपको अगर ये एग्जाम्पल वहाँ मिलते हैं और वहाँ कर्मधारय की बहुव्रीहि भी रहे और कर्मधारय, तो वहाँ आपको प्रधानता किसमें देनी है? पहले बहुव्रीहि में। अगर बहुव्रीहि नहीं है तब आपकी प्रधानता कर्मधारय में होगी। ठीक है दोस्तों। लेकिन जैसे परमानंद हो गया, परमानंद, अब सारे के सारे एग्जाम्पल आपके बहुव्रीहि नहीं है, कुछ ही मिल जाते हैं। ठीक है दोस्तों। परमानंद हो गया, बड़भागी हो गया, बड़भागी हो गया, छोट भैया हो गया, ये सारे एग्जाम्पल आपके, ये सारी चीज, छोट भैया मतलब छोटा है भाई, तो यहाँ पे वही विशेषता और विशेष की बात है। तब ऐसे, और हाँ तो इसमें आपको कुछ ऐसे फंसाने वाले भी मिल जाएंगे, जैसे लाल पीला। अब यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे ये भी करके आएंगे कि ये आपका क्या है? द्वंद्व समास है। ठीक, और अधिक से अधिक लोग ये मार के आएंगे कि यहाँ पे द्वंद्व समास है, क्योंकि उनको यहाँ पे क्या मिल गया? योजक चिन्ह मिल गया। लेकिन वहाँ पे वो ध्यान नहीं दे रहे हैं कि वहाँ पे क्या था? भाई बहन था, दाल भात था, माता पिता था, मतलब सेम मिलता जुलता रहता था। और यहाँ पे लाल पीला, यहाँ पे ठीक है कलर है, लेकिन यहाँ पे लाल पीला में आपका द्वंद्व नहीं होगा, ये आपका कर्मधारय समास में आएगा। ये चीजें ध्यान देने वाली दोस्त हैं। ठीक है दोस्तों। अब अगला जो आपका समास बनता है यहाँ से, वो अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास की बात करते हैं तो उसमें आपका कुछ नहीं है, उसको हम आपको बताते हैं। अव्ययी भाव समास में क्या? अव्ययी भाव समास में आपका अव्यय होता है। अव्यय का मतलब हम आपको बताते हैं। अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। ठीक है दोस्तों। यहाँ पे क्या होता है? अव्ययी भाव समास में आपका अव्ययी भाव समास मतलब ये समास है, इसमें पहला पद अव्ययवाची होता है। यहाँ से बात करें तो पहले पद की, पहला पद ये आपका अव्ययवाची होता है। अव्ययवाची आप समझते हैं? अव्ययवाची होता है। पहला पद आपका क्या होता है? अव्ययवाची होता है। अव्ययवाची मतलब जैसे कि अव्ययवाची में यथा, कथा, मतलब ये सब आपके अव्ययवाची होते हैं। और इसमें उपसर्ग, ठीक है दोस्तों, उपसर्ग और विशेषण भी ध्यान देना पड़ता है। यहाँ पे मतलब कि उपसर्ग भी होता है, अव्ययवाची और उपसर्ग। अव्ययवाची हो, उपसर्ग हो या विशेषण हो, ठीक है, ये चीजें ध्यान देने वाली बात है। ये चीजें इसमें, जैसे कि अब इसमें एग्जाम्पल से आप अच्छे से समझ जाएंगे कि क्या दिक्कत। एग्जाम्पल की बात करें तो अब अव्यय या उपसर्ग, जैसे यथा से, यथा आपका क्या है? यथा ये एक आपका उपसर्ग है। प्र आपका क्या है? उपसर्ग है। प्रति क्या है? उपसर्ग है। आप जैसे यथा से बनने वाले जो आपके एग्जाम्पल, जैसे यथा शीघ्र, यथा शीघ्र, ठीक है, यथा शीघ्र हो गया। और ऐसे कई सारे एग्जाम्पल आपके बनते हैं। यथा धर्म है, यथा धर्म। इसी तरीके से आपका प्रति है, प्रतिदिन हो गया, मतलब ये आपका उपसर्ग है। प्रतिदिन हो गया, प्रतिमाह हो गया, प्रतिवर्ष हो गया, मतलब ऐसे उपसर्ग जिससे कई सारे, मतलब कि उपसर्ग है वो, मतलब कि उपसर्ग मतलब जो आपके पहले लगते हैं और उनसे कई सारे शब्द बनाए जा सकते हैं। बस इतना ही दिक्कत है, इतने ही चीज़ें आपको समझना है कि अव्ययी भाव समास में आपको उपसर्ग या अव्ययवाची वर्ड आगे जरूर मिलेगा। वर्ड मतलब वर्ड में आपको अव्यय लगा रहेगा, वही है आपका अव्ययी भाव समास। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से अगले समास की बात करते हैं तो आपका जो अगला समास आता है वो है आपका तत्पुरुष समास।
तत्पुरुष समास की बात करते हैं दोस्तों। तत्पुरुष समास में आपको कुछ नहीं देखना है, बस वही हमने आपको पहले ही बताया कि इसमें प्रथम पद की बात करें और दूसरे पद की, तो इसमें दूसरा पद प्रधान होता है, मतलब उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है दोस्तों, यही है आपका। अब करते हैं तत्पुरुष समास की। ठीक है दोस्तों, तत्पुरुष समास, अगला समास जो हमारा 6 नंबर का समास है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में पूर्व पद और उत्तर पद की बात करें तो पूर्व पद हमारा जो है ये दोस्तों, उत्तर पद तो हमने आपको पहले ही बताया था कि किसमें, द्विगु, कर्मधारय और तत्पुरुष, इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है दोस्तों, कौन सा पद? उत्तर पद प्रधान होता है। और इसमें पूर्व पद की बात करें तो पूर्व पद आपका सहायक होता है। यहां से ये चीजें आप सहायक, मतलब ये आपका पूर्व पद जो है ये आपका सहायक होता है। अब कैसा सहायक होगा ये चीज़ें हम आपको बताते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो इसमें समास बनता है वो किसी न किसी से कारक चिन्ह, आप जानते होंगे, किसी न किसी कारक चिन्ह से बंधा होता है। बंधे का मतलब अटैच होता है, संबंध, किसी न किसी कारक चिन्ह से उसका संबंध दिखाता है। तो वही चीज़ है यहाँ पे। कारक चिन्ह की बात करें तो जैसे कि आपका कारक चिन्ह है, कर्ता ने कर्म को करण से के कारण या द्वारा, ठीक है दोस्तों, संप्रदान के को लिए, अपादान से अलग, मतलब अपादान से अलग, अलगाव के लिए, यहाँ पे अपादान से अलग मतलब अलगाव के लिए लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, और संबंध में काकी की या नानी ने, अधिकरण में मैं पर, ऊपर। अब यह इसका यूज आप कैसे समास में करते हैं ये चीज़ें देखते हैं। यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल में देखा जाए तो एग्जाम्पल अगर आपका जैसे कि राजपुत्र देखते हैं, एग्जाम्पल की बात करते हैं तो जैसे राजपुत्र, राजपुत्र की बात करें, इसका मतलब क्या होगा? जैसे राजा का पुत्र, मतलब राजा का पुत्र। अब यहाँ पे का लगा है, का लगा है तो ये का किसमें है आप ये देखेंगे तो संबंध, मतलब यहाँ पे ये कौन सा है समास है, यहाँ ये आपका संबंध तत्पुरुष है, तत्पुरुष है। ठीक है दोस्तों, ये आपका संबंध तत्पुरुष है। यहाँ पे तत्पुरुष में आपको इस आधार पे भी क्वेश्चन कर सकता है कि एक आपको वर्ड दिया रहेगा, उसमें पूछ लेगा कि कौन सा तत्पुरुष है, तो इसमें आपके ये आपके नाम बनते हैं, जैसे कि कर्ता तत्पुरुष हो गया, कर्म तत्पुरुष होता है, करण तत्पुरुष होता है, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान, ये सब आपके नंबर वाइज ये सब किसमें आते हैं? तत्पुरुष समास में ही आते हैं। आपको इस तरीके से अटैच करवा के ऐसे नामों में पूछ सकता है। यही आपका इसलिए कहते हैं तत्पुरुष समास जो है, तत्पुरुष में कई सारे पार्ट हैं। इसमें स्पेशली इस आधार पे, मतलब कारक चिन्हों के आधार पे भी आपसे क्वेश्चन कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ें आपको ध्यान देना है इसमें। जैसे इसमें रोग मुक्त हो गया, मतलब रोग से मुक्त, अगर रोग से मुक्त बात करें, जैसे रोग मुक्त, मतलब इसका हो गया रोग से मुक्त। तो ये आपका कौन सा तत्पुरुष है? ये आपका से है, किसी में से, मतलब कि यहाँ के द्वारा, मतलब कि यहाँ पे ये से जो है ये अलग होने के लिए है। ठीक है, और ये रोग से मुक्त, मतलब ये अलग होने वाला है, तो आपका ये इसमें किसमें आ जाएगा? अपादान तत्पुरुष है। ठीक है दोस्तों, रोग से अलगाव के लिए आपका ये वाला अपादान वाला यूज होगा, तो ये अपादान तत्पुरुष माना जाएगा। ऐसे एग्जाम्पल जैसे घुड़सवार देखा जाए, घुड़सवार मतलब घोड़े पर सवार, मैं पर ऊपर, मतलब घोड़े के ऊपर सवार है, तो मैं पर ऊपर आपका किस में आता है? तो ये आपका अधिकरण तत्पुरुष होएगा। तो इस आधार पे दोस्तों हम आपको आगे चल के कारक चिन्ह जब पढ़ाएंगे तो वहाँ पे आपको कारक चिन्हों का अच्छा सा, मतलब विस्तृत सा
पूरा ज्ञान मिलेगा और वहां से आप कारक चिन्ह अच्छे से समझ पाएंगे। लेकिन यहाँ पे आपको तत्पुरुष समास अगर पढ़ना है तो यहाँ पे कारक चिन्हों का जानना जरूरी है, इसीलिए हमने आपको यहाँ पे बताया। जैसे घुड़सवार की बात करें तो घोड़े के ऊपर सवार होता है व्यक्ति तभी घुड़सवार बोला जाता है। तो में पर ऊपर का मतलब अधिकरण कारक में ये घुड़सवार आपका किसने अधिकरण तत्पुरुष में आएगा। तत्पुरुष की बात करें तो तत्पुरुष में 3 प्रकार के और बनते हैं समास, बिल्कुल दोस्तों छोटे छोटे हैं, हम आपको वो भी बता देते हैं। तत्पुरुष में और आपके कौन कौन से हैं। तत्पुरुष समास में आपके 3 प्रकार के और समास बनते हैं, जिसमें आपका पहला एक आता है ना तत्पुरुष, नंबर 1 पे, मतलब इसमें आपका 1 नंबर पे आता है न्या, मतलब ना, इसका मतलब होता है कि पूर्ण रूप से निगेटिव, मतलब नहीं के अनुसार। ठीक है दोस्तों, ना तत्पुरुष, ये भी तत्पुरुष के भेद में आते हैं। ये तत्पुरुष, इसमें आपका क्या देखना रहता है, इसमें प्रारंभ में, शुरुआत में या तो चे वर्ड आएगा या तो ना, मतलब नहीं का, कुल मिला के आपको यहाँ पे देखना है नहीं का बोध होना चाहिए। जैसे कि नहीं का बोध होना चाहिए, वही आपका जे मतलब कि ना तत्पुरुष होता है। यहाँ पे आप एक चीज़ विशेष ध्यान दीजिए कि जिससे आपका ना का मतलब पूरी तरीके से नहीं का, अन का मतलब जैसे कि निगेटिव थिंकिंग जहाँ पे आपको मिले, वही आपका न्या तत्पुरुष होता है। यहाँ पे एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे उपसर्ग में आता है अन उपसर्ग आता है, ये चीज़ें देखनी है कि आपका यहाँ पे अन उपसर्ग, इस तत्पुरुष में आपका अन उपसर्ग आता है। और यहाँ पे एक चीज और ध्यान दे, इसके प्रारंभ में यही होगा, अन उपसर्ग आएगा। और जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कि अनदेखा, अनसुना, अनकहा, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से जहां भी आपका है, अगर ऐसे एग्जाम्पल आपके आते हैं और पूछा जाता है आपका ये कौन सा समास है, तो ये आपका न्या समास, न्या तत्पुरुष है। ठीक है दोस्तों। अब दूसरे नंबर की बात करें तो दूसरा आपका कौन सा तत्पुरुष बनता है, प्रादि तत्पुरुष। ये भी आपका समास पूछा जाता है, प्रादि तत्पुरुष। प्रादि तत्पुरुष की बात करें तो प्रादि तत्पुरुष में आपका सिर्फ एक चीज यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी उपसर्ग आता है यहाँ पे, लेकिन कौन सा उपसर्ग आता है, यहाँ पे अगर प्रा उपसर्ग आए, प्रा उपसर्ग, अगर प्रा उपसर्ग की बात करें तो यहाँ पे जहां पे प्रा उपसर्ग आए वहां पे आपका प्रादि तत्पुरुष होता है। प्रा उपसर्ग में जैसे कि देखते हैं प्रमाण, प्रचलित, प्रचलित, प्रचलन, ठीक है। तो प्रखर, प्रमुख, ये सारे, प्रखर, प्रमुख, मतलब मुख में प्र उपसर्ग लगा दिए, क्या हो गया, प्रमुख। ऐसे ऐसे जहां पे एग्जाम्पल दिया जाए वहां पे आपका क्या आता है, प्रादि तत्पुरुष आता है। ये छोटी छोटी चीजें हैं और एग्जाम में आपको फंसाने के लिए बहुत बड़ी चीजें बन जाती है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। और यहाँ से आपका एक जो तत्पुरुष बनता है उसमें कुछ एग्जाम्पल हैं, आपको बता देते हैं। वो है आपका जो तीसरे नंबर का तत्पुरुष आता है वो आपका 3 अलुक तत्पुरुष, अलुक तत्पुरुष, ठीक है दोस्तों। अलुक तत्पुरुष, इसमें आपके किस टाइप के एग्जाम्पल आते हैं, इसमें जैसे आपके एग्जाम्पल आएंगे युधिष्ठिर, युधिष्ठिर, ठीक है दोस्तों। ऐसे एग्जाम्पल आते हैं मनसीज, ये आपके अलुक तत्पुरुष के एग्जाम्पल आते हैं, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही आपको ऐसे ही एग्जाम्पल मिलेंगे और एग्जाम में अच्छे से फंसा देते हैं। इसीलिए दोस्तों आपको हमने विस्तृत में पूरा अच्छे से और अच्छा से एकदम शॉर्ट से शॉर्ट और अच्छे से, मतलब जितना ज़्यादा हो सका, जितने कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन बनते थे सब हमने आपको बताया। और अगर आपको ये मतलब समाज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो दोस्तों तो लाइक कीजिए और
ठीक है दोस्तों, मतलब ये अगर यहाँ से आपको कोई दिक्कत हो तो आप फिर से इसके मतलब कि आप कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। तब अब आप हम अगला वीडियो जल्द ही आपको मिलेगा, तब तक के लिए नमस्कार।